हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र, जिसको हम एमपीएसआई के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लगभग हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 500 और सॉल्व करेंगे और हमारे पूरे जो 1500 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो जाएंगे विनर्स इंस्टीट्यूट के नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको चैनल यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है? मतलब पहले कितने दिन पहले में सूचना उनको देनी होगी? तो ये दी जाती है 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अर्थात हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उनके पद को उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचनकरण का तो भाग है, किंतु उनकी महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनके निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन महाभियोग में इनका कोई भी योगदान नहीं होता। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारण से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो उपराष्ट्रपति कितने दिन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? तो ये लगभग 6 माह तक कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे बीबी गिरी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं हो, तब निम्नलिखित में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? तो ये अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकता है। निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो ये हो जाएगी राष्ट्रपति के आशय से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जाकिर हुसैन। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विशिष्ट विधायी शक्ति कौन सी होती है? तो राष्ट्रपति की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ होती हैं अध्यादेश जारी करने की, जो कि अनुच्छेद 123 के तहत की जाती है। एक विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुए हैं? तो नीलम संजीवनी रेड्डी ये चुनाव जीते थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे, जबकि डॉक्टर राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और वेंकट रमन ये उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं? तो नीलम संजीवनी रेड्डी ये कभी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं क्योंकि ये चुनाव जीते थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी आवश्यक नहीं है? तो विधायकों पर स्वीकृति देना है नहीं देना है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आवश्यकता नहीं होती। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है उसका नाम है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्द में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो जेवी वीटो ये जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है, तो ये ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसको लगभग 6 सप्ताह तक रखा जाएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल।
संविधान के असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो ये कहाँ कर सकता है? अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कर सकते हैं। असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं 160 में। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, बताइए। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो असंगत हैं, जबकि राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और राधाकृष्णन ये सही हो जाएंगे। सभी राष्ट्रपति हैं और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत के राष्ट्रपतियों की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, बताइए। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना होता। स्वीकार उनकी इच्छा पर होता है कि स्वीकार करनी ही बात या नहीं करनी है। आपातकालीन शक्तियाँ सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी होती है राष्ट्रपति के पास, और जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वह समाधान तो कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता, ये तो संसद के द्वारा हटाया जाता है। आपातकाल की घोषणा करते हैं और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो 2 अवधि के लिए रहे हैं। निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति सदन के दोनों जो सदन है उनको संदेश भेजना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक होती है न्यायिक शक्ति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से आते हैं? तो इनका संबंध है बिहार से। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो जो राष्ट्रपति होते हैं ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते, प्रधानमंत्री करते हैं, राज्यपाल की करते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व एक उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य नहीं किया है? नहीं किया है। तो इनका नाम हो जाएगा नीलम संजीवनी रेड्डी। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो इनका नाम हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो इनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इनका नाम है नीलम संजीवनी रेड्डी, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? तो अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी विधान परिषद सदस्य के लिए, नहीं, राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो उनकी शपथ दी गई है अनुच्छेद 60 में। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। ये पूर्व में क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री थे। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये है राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का काम नहीं है? तो राष्ट्रपति के काम नहीं होता, ये लोकसभा का सत्र बुलाता है, लोकसभा का विघटन भी करता है, लोकसभा का सत्र अवसान करता है, लेकिन किसी सदन या सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना ये इसके मतलब राष्ट्रपति के काम नहीं होते। विदेश देशों की सभी राजदूतों कमिश्नरों की प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इन पत्रों को प्राप्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? तो इनका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत सरकार की संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो संवैधानिक अध्यक्ष हैं वो है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन
गण द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्य के अंतर्गत आते हैं सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है यह लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो सदनों के द्वारा सीधे चुनाव से होता है। वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो इसमें थे लगभग 788। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने पद पर निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इनके लिए प्रस्ताव राज्यसभा परिषद, जो राज्य परिषद होती है, इनके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है तो ये केवल राज्यसभा में ही आएगा। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो ये होती है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके सदस्य नहीं होते। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। ये पूर्व में क्या थे? पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त थे। संविधान के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत हो जाएगा। और संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या था? तो इनका क्रमांक था 12वां। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद सदस्य नहीं होते। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें सदन के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो इनको लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा द्वारा हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान सब राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उस समय जो वहाँ के उपसभापति होते हैं वो काम करते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते? तो वो संविधान जो राज्यसभा है उसको विघटित नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती, लेकिन सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता हो सकते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उनके कार्यों का संचालन भी करते हैं। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचित संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? तो इसको हटाया गया था 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु आहत नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य धारक नहीं होने चाहिए बल्कि राज्यसभा के सदस्य धारक होने चाहिए, तो तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के डैश अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। 35 वर्षों की आयु पूर्ण
ना कर चुकी हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता ना रखता हो। ये सब दिया गया है अनुच्छेद 66 में। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, 25 वर्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख कौन हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री प्रमुख हैं यह केंद्र सरकार के होते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये सब प्रधानमंत्री के पास होती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदन में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री डैश होते हैं, तो वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें दिए गए हैं प्रधानमंत्री के दायित्व 78 में। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ है? तो ये अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। 352 में मंत्रिमंडल का। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो ये विवेचित करता है अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए लगभग 50। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम है श्री जॉन मथाई। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय राजनीतिक अवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये किसके अधीन होती है? विधायिका के प्रति अधीन होती है। किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा से सदस्यों द्वारा बहुमत से यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट आते हैं, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इनके लिए स्पीकर की आवश्यकता होती है, उनकी अनुमति की। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने तक ही रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू जी की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री थे? तो इनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो प्रधानमंत्री जवाबदेह होती हैं लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए। जवाहरलाल नेहरू शांति वन से संबंधित हैं। LV शास्त्री ये विजय घाट से संबंधित हैं। इंदिरा गांधी का संबंध है शक्ति स्थल से। राजीव गांधी ये कर्म भूमि से नहीं आते, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है, उसका नाम है विश्वास प्रस्ताव। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री का नाम है IK गुजराल। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल के लोकसभा के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं चंद्रशेखर। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति आर्थिक नीति घोषणा की गई है प्रधानमंत्री की किसके द्वारा? तो नरसिम्हा राव के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो मनमोहन सिंह भारत के पूर्व मंत्री वित्त मंत्री थे, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं, ये भी सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष से ये गलत हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के
पूर्व प्रतिनिधि थे, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये असम और राजस्थान के राज्यपाल सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य, राज्यपाल नहीं थे। असम और राजस्थान की राज्यसभा के सदस्य थे। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है इसका संबंध है नीति और क्रियान्वयन से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी हैं हमारे मंत्रिमंडल सचिव। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये बताता है 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इनका नाम है चंद्रशेखर। ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो ये प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये चौधरी चरण सिंह के द्वारा दिया गया था। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? जनता पार्टी के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इसका नाम है श्वेत पत्र। ये आधिकारिक दस्तावेज है, भारत से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है? तो संसद में कभी उपस्थित नहीं होते, तो इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है भारत के प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1951 में इसको सृजित किया गया था। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल के जो पुनर्गठन है इसकी रिपोर्ट गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, मतलब ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री हैं जो कि शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य थी? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो इनका नाम भी है क्या? इंदिरा नहीं, गुलजारी लाल नंदा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने संसद सदस्य में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहते हैं। कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद में कितनी स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये लगभग 6 महीने तक आसीन रह सकता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने बाद। 6 माह के बाद उनको अपने पद से
हटना पड़ेगा या मुक्त होना पड़ेगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करती है? तो ये अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इन दोनों का विचार है मंत्रिपरिषद से। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, तो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कौन? सिर्फ कैबिनेट के मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? तो केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री होते हैं, यह केंद्र सरकार का ऐसे मंत्री होते हैं जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में सम्मिलित एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? कुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो ये लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का संबंध है प्रश्नोत्तर काल से। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये हमारी मंत्रिपरिषद के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम है R.K. षणमुखम शेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। भारत के कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानून विषयों पर सलाह या परामर्श देते हैं अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? इनका नाम है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो इनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को जाना जाता है पहले विधि अधिकारी के रूप में। किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो महान्यायवादी को, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, वो संसद को संबोधित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदन में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो ये हो जाएंगे भारत के अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होते हैं? जो सॉलिसिटर जनरल हैं, यह कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत के सॉलिसिटर कौन होता है? सॉलिसिटर होते हैं वो न्यायिक सलाहकार होते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये एडवोकेट जनरल के द्वारा दी जाती है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो ये वही महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो ये है अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं होता? तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, इनको संसद नहीं हटा सकती, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद हटा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 में। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो प्रमुख विधि अधिकारी हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है।
राज्य विधान परिषद की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो जो राज्य विधान परिषद है इसकी संरचना को रखा गया है अनुच्छेद 171 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये 169 के तहत। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्य होते हैं कुल सदस्य संख्या के 1/6। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो इनको चुना जाता है स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य थे, शिक्षा से और स्नातक से, लेकिन उद्योगपति के रूप में नहीं चुना जाता। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो विधायिका का दूसरा सदन तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं पाई जाती? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में है। भारत के निम्न राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में तहत उसमें प्रावधान किया गया था, ये उपबंध किया गया था, तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी तक इसमें नहीं है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है? तो विधानसभाओं के निर्वाचन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 170 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो न्यूनतम इसमें होंगे 60 और अधिकतम होंगे 500। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है उसको बताया गया है 25 वर्ष। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या होती है? तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश की। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा उसको समाप्त किया जा सकता है। राज्य की विधानसभाओं के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल, राज्य के बारे में बात हो रही है, और यदि केंद्र में होती तो राष्ट्रपति देते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना होगा उपाध्यक्ष को। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर रह सकता है। तो वह विधान परिषद के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? तो यह 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां भाग, जो भी अधिक हो वो उसकी कोरम या गणपूर्ति होती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसको रोका जा सकता है 4 माह तक। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो कि विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ये लगभग 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता। भारत में राज्य में धन विधेयक या जो मनी बिल है प्रस्तुत किया जा सकता है, तो मनी बिल को केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी। राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इनका नाम है राज्यपाल, ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये अनुच्छेद
200 के तहत आरक्षित रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कराते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकते हैं? तो ये हैं राज्यपाल। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्यों के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 157 ये राज्यपाल की नियुक्ति की जो योग्यता होती है उसको निर्धारित करता है। जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6वां संशोधन करके राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह उपलब्धियां या भत्ते ये उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते दिए जाते हैं तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राज्य की विधायिका द्वारा। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213 ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है राज्यपाल को। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सदस्य राज्य जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि सही है बताइए? तो यह संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया था कि राज्य के विधानसभा में गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये कहा गया था सिक्किम के लिए। गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किए जाते हैं? तो इनको विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्हता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसका विनिश्चय किया जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि होती है, संचालन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा नहीं, वित्त मंत्री द्वारा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं करता। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं? तो राज्यपाल राज्य में होते हैं राष्ट्रपति के प्रतिनिधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए? तो यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करते हैं, तो इससे सही हो जाएगा। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो यह वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। यदि विधानसभा से पूर्व स्थापित होने से पहले खुल जाए तो जो वित्त मंत्री हैं उनको त्यागपत्र देना होगा। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। सही नहीं है।
मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की सलाह पर करते हैं, तो ये भी सही है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचन होते हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर रह सकता है, तो ये रह सकते हैं 6 माह तक। राज्यसभा के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है, तो ये मुख्यतः विधानसभा के द्वारा, राज्य की जो विधानसभा होती है उनके द्वारा निर्धारण किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करेगा, तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। भारत की किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं कर सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की जो संस्तुति के। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5 पहिए के समान बनकर रह गया है, यह किसने कहा था, ये कहा था नेहरू काल में। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय में यदि सेवानिवृत्त होना है तो 65 वर्ष का होना होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो ये संसद करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो लगभग 10 वर्ष होना चाहिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, तो उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी पद से हटाया जा सकता है, तो इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद हटाया जा सकता है उनको। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 4। उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है, किसने पाया है, तो ये कोयला आवंटन घोटाले बाद में। निम्नलिखित नीचे दिए गए न्यायालय में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो जो उच्च न्यायालय होते हैं और उच्चतम न्यायालय होते हैं इनको अभिलेख न्यायालय माना जाता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसमें 5 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है, तो ये व्यवस्था 1993 में अपनाई गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं होते। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो इनके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति होती है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। इन्हें अंतःशासकीय वादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखते हैं, सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखते हैं, सही है। इनके पास अपने ही निर्णय और आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति होती है, ये भी सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इनकी संख्या लगभग 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो ये शक्ति मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और अन्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई है, तो ये अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग से हटाकर संविधान में अनन्य कहीं रखता है, तो इसको हटाया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है, तो इसका आशय है कि यह इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। किस कानून के अंतर्गत यह विहित किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 में कहा गया है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ये इसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। उच्चतम न्यायालय के मामले की सुनवाई नई दिल्ली करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि राष्ट्रपति के अनुमोदन से। समलैंगिक संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो ये प्रतिपादित किया गया है केशवानंद भारती में। भारतीय संविधान में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो ये है न्यायिक व्याख्या। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए निर्णय तथा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137।
निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो इसको केशवानंद भारती केस में की गई है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो यह उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय और दिए गए आदेश को पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। यह न्यायालय कौन सा था? तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनाई गई थी? तो इसको बनाया गया था गोलकनाथ केस में। पहली बनाई गई थी केशवानंद भारती केस में और दूसरी बनाई गई है गोलकनाथ केस में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो यह विधायी और कार्यपालिका आदेशों का संवैधानिक के विषय में प्रख्यापन करने के न्यायपालिका का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपनी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये की जाती है 32 के तहत। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में ही बस किया जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकते हैं? तो संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जाती है? जो PIL है इसको प्रस्तुत किया जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या यह सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। इसको 140 के अंतर्गत दाखिल किया जाता है। हालांकि में ही नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो इनका नाम है L नागेश्वर रॉय। ये किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकारी से प्रयुक्त होता है। वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी और तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। PIL का अर्थ क्या होता है? तो PIL है इसका संबंध है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो यह विषय दिया गया था सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 355 के तहत। TDSAT के संबंध निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। तो इनके निर्णयों को चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कमल नारायण सिंह। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम था HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तो जयः।
निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज थी जिसे अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश क्या है? तो इसका उद्गम देश है यूएसए। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के अध्यक्ष होते हैं महासचिव। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो ये स्थापना वर्ष 1800 में कराई गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा की गई है। यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये कहा गया है न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन किया है जिसमें 3 तलाक ए विहित को असंवैधानिक बना दिया है? तो ये बना दिया गया है 2017 में। तलाक ए विद्युत को असंवैधानिक बनाया गया है 2017 को। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ दिलाई जाती है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन अपनी यह सबसे पहली महिला वकील हैं जिसे सीधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है न्यायाधीशों को बिना किसी भय पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में से एक से अधिक राज्य आते हैं और संघराज्य क्षेत्र शामिल इसमें नहीं किए गए हैं? तो ये हैं 3 ऐसे उच्च न्यायालय जिनमें एक से अधिक राज्य आते हैं अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अधिकारिता के अधीन आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये है कोलकाता का। अंडमान निकोबार पर उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो लगभग 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में चलित न्यायालय किनका मनसपुंज है? तो जो चलित न्यायालय हैं यह मुख्यतः संबंधित है डॉक्टर APJ अबुल कलाम से। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आते। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और निरीक्षण का क्षेत्राधिकार आता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद एक तरह से हड़ताल असंवैधानिक है? ये सबसे पहले घोषणा की गई थी केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका नाम है उत्प्रेषण। यह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है लीला सेठ, जो कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, हाई कोर्ट की जज लीला सेठ। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इनकी आयु होती है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? अन्ना चंडी। निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? यदि कार्यवाही लंबित हो रही है तो इसे प्रतिषेध के द्वारा रिट जारी किया जाएगा। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं
राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाएगी? तो इनको पेंशन जो राज्य की संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटाता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनको विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटाते हैं। उच्च न्यायालय की परामर्श या परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो परमादेश जारी करने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय का, ये संबंधित है संवैधानिक अधिकार में, संवैधानिक में और मौलिक अधिकार में, उपयुक्त तीनों में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बहस करनी है तो तुम कहीं नहीं कर सकते। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की जा सकती है उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, दोनों में। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास इसका अधिकार होता है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? तो जिला न्यायाधीश का जो शब्द है यह अनुच्छेद 233 से लिया गया है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह संसद के द्वारा पारित एक कानून के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो ये अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? जो केरल है उसका उच्च न्यायालय आता है एर्नाकुलम, कोच्चि में। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। तो इस रिट में एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, इसके लिए उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है बताइए? तो भारत में द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र में आती है, सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय लोकहित वाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा गलत है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो साझा न्यायालय है हमारे महाराष्ट्र और गोवा में। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय की अन्य किसी भी न्यायाधीश के रिट आधिकारिकता के। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत मुंबई, मद्रास और कलकत्ता न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो ये इसकी कोई सीमा नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा तीनों ही जारी की जा सकती हैं। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसके लिए अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 215। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो अनुमति इसको 20 अप्रैल 1993 में दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में संविधान के भाग में जोड़ा गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। अनुसूची 11 में कितने विषय शामिल हैं? तो अनुसूची 11 है, इसमें मुख्यतः 29 विषय रखे गए हैं। पंचायती राज्यों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है बताइए? पंचायती राज्यों से संबंधित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आते हैं, ग्रामीण विषय आते हैं, गरीबी उपशमन
कार्यक्रम आते हैं, लेकिन शहरी विकास इसके अंतर्गत नहीं आता। पंचायती राज में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये अनुच्छेद 243 घ या अनुच्छेद 243 डी में की गई है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग है। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 के झ या अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हमारा बिहार है। 50% तक आरक्षण दिया गया है। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण कौन करता है? तो ये राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य ये था मध्य प्रदेश। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो इनको स्वीकृति प्राप्त हुई है 20 अप्रैल 1993 को। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए थे? तो इसमें मुख्यतः 18 विषय रखे गए थे। अनुच्छेद 243 वाय में वर्णन किया गया है नगर पालिका संबंधी वित्त आयोग का। नगर पालिकाओं की लेखाओं के परीक्षण का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका परीक्षण राज्य विधानमंडल को दिया गया है। जिला योजना समिति में कितने सदस्य जिला पंचायत और नगर पंचायतों के सदस्य होंगे? तो इसमें 4/5 सदस्य होंगे। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए गए हैं। नगर पालिका का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? जो नगर पालिका का चुनाव है ये कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। महानगर योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो महानगर योजना समिति का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 ZE के तहत। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कर नहीं लगाए जाते? तो शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा मेला कर नहीं लगाया जाता, तीर्थ यात्रा कर, मनोरंजन कर और जल कर लगाए जाते हैं। 12वीं अनुसूची में वर्णित विषयों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में तालाबों का निर्माण नहीं दिया गया है, बल्कि वाणिज्य घरेलू उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना है, गरीबी शहरी उन्मूलन करना है, शवदाह के लिए व्यवस्था करना भी इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकायों के आय का साधन नहीं है? तो शहरी स्थानीय निकायों में आय का साधन निगम कर नहीं होता, राज्य केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान होते हैं, राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरण होते हैं, कर्ज होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक स्थलीय शहरी स्थानीय निकाय हुए? तो ये है कौन सा? मिजोरम में एक जो स्तरीय शहरी निकाय है मिजोरम में। बाट समिति का गठन कितनी जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में किया जाता है? तो यदि बाट समिति बनानी है तो लगभग 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? शहरी निकाय में जो करारोपण की शक्ति है यह दी जाती है राज्य विधानमंडल के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है? तो इसमें आयु की आवश्यकता होती है 21 वर्ष पूर्ण करनी होगी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के विधेयक किस सरकार द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा में रखे गए थे? तो इसको राजीव गांधी सरकार के द्वारा लोकसभा में रखा गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसमें 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों के निर्वाचन में न्यायालय के हस्तक्षेप वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये वर्णन अनुच्छेद 243 ZG में किया गया है।
नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 243 में इसकी व्यवस्था की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका काम है? तो ये काम होता है जनपद पंचायतों का। कौन सा कथन इसमें से सही है बताइए? तो 1 जनवरी 2025 तक कितनी पंचायतें थी? तो ये है मध्य प्रदेश में 55 जिले पंचायत थी और 313 जनपद पंचायतें थीं। जिला पंचायतें 55 और जनपद पंचायतें कितनी हैं? 313। गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये जिम्मेदारी है ग्राम पंचायतों की। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सचिव की नियुक्ति की जाती है राज्य शासन के द्वारा। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतें हैं 313। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नई ग्राम स्वराज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो नई ग्राम स्वराज प्रणाली को लागू किया गया है 2001 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर कौन लोक प्राधिकारी है? तो इनका नाम है कलेक्टर। मध्य प्रदेश राज्य की राजस्व न्यायिक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम और संशोधन अपीलीय अदालत है? तो उच्चतम और संशोधन अपीलीय अदालत के अंतर्गत आती है मध्य प्रदेश राजस्व मंडल। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अनुसार जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है कलेक्टर को। मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएँ हैं? मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या है 99। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों का निर्माण रख रखाव डैश के कार्य के तहत आता है। तो ये रख रखाव है, निर्माण है जलाशयों का, ये सब करते हैं ग्राम पंचायतें। डैश को अमल में लाते हुए मध्य प्रदेश में एक नई ग्राम राजस्व स्वराज प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम 2001। निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक संशोधन के बाद राज्य में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को अधिनियमित किया गया था? तो इसको अधिनियमित किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन नाट्यशाला और सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगा सकते हैं? तो ये कर लगाए जा सकते हैं जनपद पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत स्तर पर कर और शुल्क लगान के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? तो ये जनपद पंचायतों के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार डैश में आयोजित किए गए थे। इनको आयोजित किया गया था 1994 में। पंचायत चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण किस प्रदेश द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, बिहार में लागू किया गया था। किस ग्राम पंचायतों की आबादी 1000 से कम होती है वहाँ कितने वार्ड होंगे? यदि ग्राम पंचायतों में 1000 से कम जनसंख्या होगी तो वहाँ पे सिर्फ 10 वार्ड बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 10 वार्ड बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायत संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के उपरांत 2009-10 में निर्वाचन में कुल कितनी प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? तो इसमें 52% महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। चतुर्थ सामान्य निर्वाचन के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं? तो इसमें 3.97 लाख। नीचे दिए गए हैं निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें से सही उत्तर बताइए। जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, सही है। पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, गलत है ये। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होते हैं, तो सही है। पहला और तीसरा सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में नई पंचायत राज
विधेयक किस तारीख से लागू किए गए हैं? तो इनको लागू किया गया है निम्नलिखित में से किसी में नहीं। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको 1962 में लागू किया गया था। जनपद पंचायतों का क्षेत्र क्या है? जो जनपद पंचायतें हैं इनका क्षेत्र है विकास खंड। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया है? तो इसको विधानसभा के द्वारा 30 दिसंबर 1993 में पारित किया गया है। ग्राम न्यायालयों से सही विकल्प चुनिए। तो ग्राम न्यायालय यह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नीमच जिले के झातला में शुरू किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। ग्राम न्यायालय 89 है, तो ये गलत हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पहला सही है, दूसरा गलत है। जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत को मिलान कीजिए। यदि ग्राम पंचायत बनाई जानी है तो 1000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जनपद पंचायतों के लिए 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और जिला पंचायत के लिए 50,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। पंचायत दर्पण क्या है? जो पंचायत दर्पण है इसका संबंध है पंचायत की योजना की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन से संबंधित है। मध्य प्रदेश में नगर परिषद के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन की देखभाल हेतु निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसका संबंध है मुख्य न्यायपालिका अधिकारी। मध्य प्रदेश नगर पालिका लेख नियम 1971 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्धारित करता है कि 1 महीने के भीतर व्यय की संभावना होने तक कोई अग्रणीय या अग्रिमी नहीं किया जाएगा? तो ये है नियम 112(2) के तहत। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है? तो ये है सरकारी अनुदान। आम चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नगर पालिका परिषद की पहली बैठक बुलाए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 30 दिन। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत एक निगम निम्नलिखित के द्वारा अधिसूचित करने पर एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए गठित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार नगर पालिका प्रशासन में विशेषता वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें राज्य शासन नगर निगम में मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है 6 व्यक्तियों की संख्या इसमें मनोनीत की जा सकती है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्यों के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम कितनी संख्या में वार्डों का गठन किया जा सकता है? तो इसमें मुख्यतः 70 वार्ड गठित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार आयुक्त या कमिश्नर का एक निगम डैश होता है, तो इस निगम के अंतर्गत होते हैं प्रधान कार्यकारी अधिकारी। मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो जिला पंचायतों की संख्या 55 है। नगर निगम बनाने के लिए शहरी क्षेत्र शहर अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो ये है 1 लाख। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरीय प्रशासन की व्यवस्था से। निम्नलिखित शहरी निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में जमाइए। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो पहला नगर निगम बनाया गया था जबलपुर में बनाया था। इंदौर नगर पालिका निगम ISC किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया था 1956 में। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। जिला योजना समिति के सदस्य सचिव कौन है? तो जिला योजना समिति के सदस्य के अंतर्गत आते हैं सदस्य सचिव। जिलाधीशक होते हैं, जिलाधीश होते हैं। कौन है? जिलाधीश।
मध्य प्रदेश में पंचायत विभाग द्वारा पंचायत दर्पण का प्रकाशन कब किया गया है? तो पंचायत दर्पण को प्रकाशित किया गया है मई 2014 से। जिले में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो इनको निर्धारित किया गया है, न्यूनतम होगी 10 और अधिकतम होगी 35। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो मध्य प्रदेश में अभी 17 नगर निगम हैं। वर्ष 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन सी किन्नर निर्वाचित की गई थी? तो इनका नाम है कमला बुआ। यदि किसी स्थल पर पंचायतों का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है तो निम्नलिखित में से किस आवश्यक रूप से इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए? तो उनको उपाध्यक्ष से संबंधित होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार डैश में प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव हुए थे। तो पंचायत चुनाव हुए थे वर्ष 1994-1995 में। मध्य प्रदेश में कुल नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नगर पंचायतें हैं 298। मध्य प्रदेश का कटनी जिला डैश स्थानीय प्रशासन द्वारा शासित होता है। तो ये नगर निगम स्थानीय प्रशासन के द्वारा शासित किया जाता है। मध्य प्रदेश नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई है। NHRC की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुके हों। NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। NHRC को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है 3 वर्षों के लिए। NHRC की अनुशंसाएं कैसी होती हैं? तो इनकी अनुशंसाएं होती हैं गैर बाध्यकारी। NHRC को कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो इनको सिविल न्यायालय जैसी जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। NHRC किस अधिकार की रक्षा करते हैं? तो इनके द्वारा रक्षा की जाती है मानव अधिकारों की। NHRC कितने पूर्वकालिक सदस्यों का होता है? ये तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 2019 में संशोधन तक कितने होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 5। NHRC के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन सी अहताएँ नहीं होती? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञ होना चाहिए, संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं होता, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। NHRC किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? जो NHRC हैं अपनी रिपोर्ट केंद्र और राज्य को देते हैं। NHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NHRC का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सदस्य कितने बार पुनः नियुक्त हो सकता है? तो इनको नियुक्त सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। NHRC का कार्य क्षेत्र किन संस्थाओं तक सीमित होता है? तो ये सार्वजनिक प्राधिकारी तक सीमित होते हैं। NHRC का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो इनके लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। NHRC किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पेरिस प्रिंसिपल पर। NHRC किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये अधीन करते हैं एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। NHRC को किस प्रकार का निकाय कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एक वैधानिक निकाय। NHRC मानव अधिकार उल्लंघन के रूप की जांच कर सकता है स्वतः संज्ञान से। NHRC के अंतर्गत कार्य करने वाले राज्य आयोग को क्या कहा जाता है? तो इस आयोग को कहा जाता है राज्य मानव अधिकार आयोग। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग MP
HRC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 1995 में। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से MP HRC समिति में सम्मिलित नहीं होते। तो इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते। MP HRC कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? 2019 संशोधन के बाद इसमें मुख्यतः 3 सदस्य होना अनिवार्य है। MP HRC को किस तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो इनको मुख्यतः प्राप्त होती हैं सिविल न्यायालय समान जांच करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। MP HRC किस प्रकार से मानव अधिकार उल्लंघन मामलों की जांच कर सकता है? तो ये स्वतः संज्ञान से जांच कर सकते हैं। MP HRC निजी संस्थान द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है? तो हाँ, नहीं कर सकता, निजी संस्थानों द्वारा नहीं कर सकता। MP HRC अधिनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा किया गया सुझाव बाध्यकारी होता है? तो ये बाध्यकारी नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं भारत में निर्वाचन से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो जो निर्वाचन आयोग है इसका प्रावधान किया गया है 324 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये सूची प्राप्त करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थानों में कौन सा एक लक्षण समान है? ये तीनों ही संवैधानिक संस्थान हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये चुनाव आयोग के पास होता है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसके मुख्यतः कार्य होते हैं, यह संसद और जो राज्य विधानमंडल हैं उनके सभी चुनाव कराता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करता है, ये गलत हो जाएगा। निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। मध्य अवधि चुनाव कब कराए जाते हैं? तो मध्य अवधि चुनाव समय पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो 1952 में पहले चुनाव कराए गए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो पहली बार नियुक्त किए गए थे 1989 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1921 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो ये है 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, तो 1989 में किया गया था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो इनका नाम था सुकुमार सेन। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। जो चुनाव आयोग है क्या काम करते हैं? तो यह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण एवं निर्देशन एवं संचालन करते हैं। सांसद, राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नियमावली तैयार करते हैं। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी काम निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन विवाद, चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा निर्वाचन आयोग नहीं करता है।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार होता है जितना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय को किसी न्यायाधीश के हटाने के तरीके कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके या कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक या उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक होता है। जो भी पहले हो तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सब? दूसरा और तीसरा ही सही हो जाएंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसका संबंध है निर्वाचन सुधार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके संबंध में सही है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति प्रस्तुत किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों सही हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदन के सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? जो चुनाव आयोग है इससे संबंधित नहीं है। ये चुनाव की वैधता का निपटान नहीं करते, अधिसूचना जारी करते हैं, चुनाव चिन्ह देते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य होते हैं? जो निर्वाचन आयोग है इसका काम होता है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिका की चुनाव तो नहीं कराता भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से उत्पन्न सही संदेहों और विवादों का निर्णय करना ये भी नहीं करते, सभापति और अध्यक्ष की चुनाव भी नहीं कराता। तो उपयुक्त तो कोई नहीं कराता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। जो भी पहले हो तो ये भी सही हो जाएगा। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो इसका गठन किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो दिए गए हैं कौन सा सही है? बताइए। पहला कथन कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग नहीं करता? चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव की तारीखें बताता है, चुनाव का निष्पक्ष कराता है, लेकिन चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं उनका चयन नहीं करता। भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? तो इसका भारत के चुनाव आयुक्तों में निहित होता है। ईवीएम का उपयोग भारतीय चुनावों में पूर्ण रूप से कब प्रारंभ हुआ था? तो ईवीएम का प्रयोग 2004 से प्रारंभ हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वीएस रमा देवी। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राज्यों में जो पंचायत होती हैं उनके चुनाव आयोजित किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है। तो पहला सही है।
दूसरा, भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है तो ये सही हो जाएगा। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय पद मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले दो सही है, तीसरा गलत है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 324 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में कुल कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? तो मुख्यतः होते हैं सामान्य उपचुनाव होते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये वो करता सर्वोच्च निर्वाचन आयोग। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत में किस चुनाव में नोटा का प्रावधान किया गया था? तो नोटा का सबसे पहले प्रयोग किया गया है सभी सार्वजनिक चुनावों में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच में। भारत में चुनाव प्रणाली कौन सी है? तो भारत में चुनाव प्रणाली है वो बहुमत आधारित प्रणाली है। टी.एन. शेषन का नाम किससे जुड़ा है? जो टी.एन. शेषन है इनका संबंध है चुनाव सुधार से। इन चुनाव में सुधार किए हैं। चुनाव सुधार के लिए किस आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? तो चुनाव सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं वो है तारकुंडे समिति। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े हुए कोई नियम है क्या? तो शिक्षण संघ से जुड़े हुए कोई भी नियम नहीं है। नोटा विकल्प भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो नोटा है इसको भारत में जोड़ा गया था 2013 से। आरटीआई कानून के अनुसार उम्मीदवारों को क्या जानकारी देना अनिवार्य है? तो आपराधिक इतिहास, संपत्ति का विवरण और शिक्षा उपयुक्त तीनों देना ही आवश्यक है। चुनाव सुधार में बीवी पैट का उद्देश्य क्या है? जो बीवी पैट है इसका संबंध था वोटिंग मशीन की पुष्टि के लिए। संपत्ति की घोषणा अनिवार्य है। जो संपत्ति की घोषणा है यह सभी उम्मीदवारों के लिए करनी होती है। निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो हाँ, प्राप्त है। किस अधिनियम के तहत चुनाव खर्च सीमा तय की जाती है? जो चुनाव का खर्च है उसकी सीमा को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत तय की गई है। चुनाव सुधारों में चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है यह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है? तो भारतीय चुनाव प्रणाली है इसकी सबसे बड़ी समस्या है धनबल और बाहुबल का प्रयोग। चुनाव में फर्जी मतदान की समस्या किससे जुड़ी हुई है? तो फर्जी मतदान होते हैं इनकी समस्या जो पहचान पत्र है उसकी कमी से जुड़ी हुई है। एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कम खर्च करना। चुनावी बॉन्ड किससे संबंधित? जो चुनावी बॉन्ड है इसका संबंध है राजनीतिक चंदे से। भारत में सबसे अधिक विवाद ईवीएम को लेकर किस मुद्दे पर होते हैं? तो इसका मुद्दा है इसकी पारदर्शिता। किस आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को या उम्मीदवारों पर रोक लगाने की सिफारिश की है? तो ये विधि आयोग के द्वारा की गई है। चुनाव प्रक्रिया में भाषाई असमानता एक चुनौती है क्योंकि यह मतदान नहीं समझते। ईवीएम अंग्रेजी में होते हैं और जो क्षेत्रीय भाषा है इसमें प्रचार कठिन है। उपयुक्त सभी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसमें वीवीपैट को भी जोड़ा गया है। चुनाव में शराब, कपड़े, उपहार आदि का विवरण क्या कहलाता है? तो इन सब का विवरण कहलाता है प्रलोभन। चुनावी साक्षरता क्लब की स्थापना किस उद्देश्य की गई है? जो चुनावी साक्षरता क्लब है इसकी स्थापना युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए की गई है। भारत में ई वोटिंग की अनुमति है? तो भारत में जो ई वोटिंग की अनुमति है किसी को भी नहीं है। एपिक का पूर्ण रूप क्या है? जो एपिक है इसका पूर्ण रूप है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड।
भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत आम चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है? तो आम चुनाव कराना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। चुनाव में महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सखी मतदान केंद्र योजना शुरू की गई है। भारत में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार कब मिला है? तो इनको वर्ष 1950 में मिला है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। तो लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है? तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 50%। बिहार में और मध्य प्रदेश में दिया जाता है। बिहार में सबसे पहले, मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है। उसके बाद महिला आरक्षण विधेयक को क्या नाम दिया जाता है? महिला आरक्षण विधेयक है, इसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पहली महिला राष्ट्रपति का नाम था प्रतिभा पाटिल। पहली महिला लोकसभा स्पीकर भारत की मीरा कुमार। 2019 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? तो इनकी भागीदारी थी 60.5%। निम्नलिखित में से महिला मुख्यमंत्री कौन नहीं रही हैं? तो सुषमा स्वराज नहीं थी, मायावती, सुचित्रा कृपलानी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं। सहभागिता के बिना लोकतंत्र अधूरा है, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह कथन कहा था महिला सहभागिता से संबंधित है। किस वर्ष में भारतीय संसद में सर्वाधिक महिला सांसद चुनी गई थी? तो सबसे ज़्यादा सांसद चुनी गई थी 2019 में। सशक्त महिला सशक्त लोकतंत्र, यह किसका नारा है? तो यह निर्वाचन आयोग का नारा है। संविधान के किस भाग में समानता का अधिकार है जो कि महिला निर्वाचन में सहायक है? तो ये भाग 3 से संबंधित है। महिला आरक्षण विधेयक की मुख्य शर्त क्या है? तो महिला आरक्षण की जो मुख्य शर्त है वो है परिसीमन। पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो आरक्षण। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संविधान का कौन सा संशोधन कहा जाता है? इसको संशोधन कहा गया है 106वां संविधान संशोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? तो इसको 2023 में पारित किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो इसमें 33% तक का आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल और दबाव समूह से संबंधित प्रश्न। पहला है, भारत में राष्ट्रीय दल के स्वरूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किस वर्ष राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये है 1989 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजनीतिक दलों का उल्लेख अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 102, इसमें से सभी में से किसी में उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल के अंतर्गत आती है शिवसेना। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए किसी दल को कितने राज्य में मान्यता प्राप्त होना चाहिए? तो इसको मुख्यतः 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। द्रमुक किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? द्रमुक है, इसका संबंध है तमिलनाडु से। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये काशीराम के द्वारा की गई थी, काशीराम। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला है? तो इसको 2023 में दर्जा दिया गया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ किस राज्य में है? जो समाजवादी पार्टी है इसका गढ़ है उत्तर प्रदेश।
क्षेत्रीय दल की संख्या में वृद्धि मुख्यतः किस कारण से हुई है? जो क्षेत्रीय दल की संख्या में वृद्धि हुई है, ये हुई है राष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद से, क्षेत्रीय आश्रमता एवं मांगों से, और राष्ट्रीय मतलब जातीय राजनीति से। तो उपयुक्त तो सभी से संबंधित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए विधानसभा निर्वाचन में निम्नतम कितने प्रतिशत मत प्राप्त होना आवश्यक है? तो इसमें लगभग 6% मत प्राप्त होने चाहिए। किस राजनीतिक दल ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये नारा दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय दल की वर्तमान में कुल कितनी संख्या है? तो जो राजनीतिक दल हैं उनकी वर्तमान में संख्या है 6। जनता दल या यूनाइटेड किस राज्य में प्रमुख है? जो जनता दल है इसका संबंध है बिहार से। कौन सा दल भारत का सबसे पुराना सक्रिय राजनीतिक दल है? तो सबसे पुराना सक्रिय राजनीतिक दल है कांग्रेस। एनसीपी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई थी शरद पवार के द्वारा। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी किस क्षेत्र का क्षेत्रीय दल है? जो तेलुगु देशम पार्टी है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। क्षेत्रीय दलों की भूमिका किस स्तर की राजनीति में अधिक प्रभावी होंगी? तो इनका संबंध है राज्य स्तर पर। किस क्षेत्रीय दल ने सबसे पहले केंद्र में सरकार में भागीदारी की थी? तो इनका नाम है डीएमके, जो कि सबसे पहले केंद्र में सरकार में भागीदारी की थी डीएमके के द्वारा। दबाव समूह के द्वारा कौन से तरीके नहीं अपनाए जाते? जो दबाव समूह होते हैं यह चुनाव नहीं लड़ते। निम्नलिखित में किस देश में दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं यूएसए में। अज्ञात साम्राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? जो अज्ञात साम्राज्य है यह दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं। दबाव समूह की भूमिका कहाँ तक सीमित है? जो दबाव समूह है यह सिर्फ अपने में सदस्यों में सीमित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक देश एक दलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है चीन। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पब्लिक ओपिनियन जो शब्द है यह वॉटल लिप्समैन के द्वारा दिया गया है। मॉरिस डुब्जर ने राजनीतिक दलों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया है? तो इनके द्वारा प्रयोग किए गए हैं समुदाय का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने सर्वाधिक या अधिकतम राजनीतिक दलों को कैच ऑफ पार्टी कहा है? तो कैच ऑफ पार्टी यह ओटो किरचाइमर के द्वारा कहा गया है। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है? तो कोई भी सिविल सेवक है वह राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है फ्रांस में। कन्वेंशन कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इनका संबंध है मुख्यतः अमेरिकी दल और चुनावों से। कौन सा जनमत का एक अधिकरण नहीं है? तो जनमत का एक अधिकरण नहीं होती न्यायपालिका। निम्नलिखित में से एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधि मिल जाता है? तो ये प्रतिनिधि मिल जाता है स्विट्जरलैंड में। कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक जो दल होते हैं यह अवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। संगठन होते हैं, लोकतंत्र का विश्वास होता है, वैचारिक एकता होती है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों में निम्नलिखित में से क्या कार्य नहीं करते? जो राजनीतिक दल हैं यह मुख्यतः कार्य नहीं करते, प्रेस को नियंत्रित नहीं करते। कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? तो राजनीतिक दल नियम का अधिनिर्णय नहीं करते, हितों की अभिव्यक्ति करते हैं, सामाजिकरण एवं भर्ती करते हैं और हितों का समूहन करते हैं। स्टीरियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। जो स्टेशियोलॉजी है इसमें अध्ययन किया जाता है राजनीतिक दलों का। राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? जो राजनीतिक दल हैं ये सक्रिय होते हैं आम चुनाव में। दलीय पद्धति के दोषों को
इस प्रकार दूर किया जा सकता है। जो दलीय पद्धति है इसमें से 2 से दूर किए जा सकते हैं आचार संहिता द्वारा। निम्नलिखित में से किसको लूट पद्धति भी कहा जाता है? तो लूट पद्धति संरक्षण नौकरशाही के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आते हैं दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो दबाव समूह होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य है यह अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालते हैं। किसमें राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है? तो ये हरमन फाइनर के द्वारा इसको वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किसी दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी गई है हरमन फाइनर के द्वारा। दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह कथन किसका है? तो ये हरमन फाइनर के द्वारा कहा गया है। राजनीतिक दलों की अभिजनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जो राजनीतिक दल है इसका अभिजनवादी सिद्धांत दिया गया है सरटोरी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? जो दबाव समूह होते हैं यह सरकार निर्माण के लिए चुनाव नहीं लड़ते, अपने पक्षधार अभ्यर्थियों को निर्वाचन कराने में सहायक होते हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देते हैं, जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रभावित भी करते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? जो राजनीतिक दल हैं इनकी परिभाषा सबसे पहले एडमंड बर्क द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से किस देश ने एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था है चीन में। राजनीति शास्त्र में समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो समूह सिद्धांत है प्रतिपादन किया है ऑथर वर्टली के द्वारा। किसने कहा था राजनीतिक दल अच्छे या बुरे इस संबंध में सूचना एकत्रित करना वैसा ही है जैसा कि इन संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ये कहा गया था लावेल के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज के लेखक हैं मॉरिस डुब्जर। निम्नलिखित में से कौन साकार राजनीतिक दल करते हैं? जो राजनीतिक दल होते हैं यह लोकमत का निर्माण करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो हिंसा के माध्यम का समर्थन करते हैं प्रदर्शनात्मक समूह। किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णित किया है? तो व्यवस्थापिका को तृतीय समय जो सदन है इसके रूप में वर्णित किया है हरमन फाइनर के द्वारा। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो आधुनिक दल व्यवस्था है इसका उद्भव हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है? तो ये अशिक्षा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट।